हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके प्रश्नावली शुरू की थी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसके उदाहरण नंबर 1 से लेकर उदाहरण नंबर 4 तक हमने किए थे। और एक बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि भाषा पढ़ के अगर आपको चित्र पता है, चित्र बनाना आपको आ गया, भाषा पढ़ के जो जैसा कह रहा वैसा आप करते जाएंगे तो सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लाल बट्टा कक्का याद होना चाहिए, कौन सा अनुपात किसके बराबर होता है, जो चीज़ ज्ञात करनी उसको ऊपर रखना, जो दे रखा उसको नीचे रखना, अपने आप ही लाल बट्टा कक्का बन जाएगा। और सारणी आपको त्रिकोणमिति टेबल जो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 वाली याद होनी चाहिए। आज की जो क्लास है वो 3 उदाहरणों की है, उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 उदाहरण करते हैं और कल की क्लास में मिलेंगे प्रश्नों का सॉल्यूशंस लेकर। बढ़िया तरीके के कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है साहब, क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक मीनार खड़ी है समतल जमीन पर, की छाया, तो कोई चीज़ खड़ी होगी तो आप जहाँ खड़े हो सूरज पीछे, छाया तो आगे पड़ेगी, किधर ना किधर छाया पड़ेगी, ठीक है सर। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले छाया है, फिर छाया और लंबी होगी, जितनी थी उससे और लंबी होगी। कितनी मीटर लंबी होगी? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री था, सूर्य थोड़ा आ गया है तो छाया थोड़ी सी बढ़ गई। 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बीच में कुछ ऐसी बातें दे रखी है अथवा अर्थार्थ करके, वो आपके जब एग्जाम में सवाल आएगा ना उस दिन वो कभी भी बात आएगी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, पहले जो बातें बोली गई है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा चित्र। तो बनाते हैं सर, जैसा बोलता हूँ मैं तो वैसा करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए सर, पहले तो समतल जमीन बना लो, बिल्कुल समतल जमीन, ये लो। जमीन बनाने में कौन सा जोर आएगा आपको, ये बना दी जमीन और इस जमीन के ऊपर बना दो आप मीनार। क्या बना दो? मीनार। ये हमने बना दी मीनार। मीनार को नाम भी दे दो ए और यहाँ नाम दे दो बी। अगर ये मीनार है तो ये मीनार की छाया है, बिल्कुल छाया। लेकिन छाया अभी जितनी थी ना, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। ये क्या होगा कि थोड़ी सी छाया आगे बढ़ जाएगी। छाया क्या होगी? आगे जाएगी साहब, जिस पॉइंट से थी ना 40 मीटर दूर चली जाएगी। ये छाया सी से कटकर कहाँ आ गई? डी पर। कहाँ पर आ गई साहब? सी से कहाँ आ गई? डी पर। कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। ये छाया जो थी ना यहाँ थी, यहाँ से ये 40 मीटर आगे बढ़ गई है, तो ये जो दूरी है ना वो 40 मीटर है। कितनी है साहब? 40 मीटर। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 49 यहाँ से यहाँ। एक बात बताता हूँ, जैसे जैसे 90 डिग्री के पास में आओगे ना कोण बढ़ता जाता है, 90 डिग्री से दूर जाओगे तो कोण क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो कोण मेरे को भी आपके सामने बनाने हैं। सूर्य के 2 49 कोण बने, एक बार इसको यहाँ देखना, एक बार इसको यहाँ देखना, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ, अभी मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। एक बार तो इसने यहाँ देखा होगा और एक बार यहां से यहां देखा होगा, यहां पर, ठीक है। ये हो गया यहां तक। अब डायग्राम कंप्लीट है, अभी आपको कोण बनाने केवल। तो ये तो 90 डिग्री बन गया, बिल्कुल सर। और जैसे ये 60 डिग्री था, इसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया था? 30 डिग्री। और पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। ये कितनी है मीनार की ऊंचाई? h। मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास? h है, तो ये हमने मान ली, ठीक है। और ये भी तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना काम चल। इसका आधार भी चाहिए छोटे वाले त्रिभुज का, तो जो चीज़ नहीं दे रखी होती उसको हमेशा x मान लिया करो। और अगर कोई कंप्लीट का पूछेगा पूरा यहाँ से लास्ट तक, तो वो हो जाएगा x + 40। क्या सारे बच्चे एग्री हो जिस बातों को मैंने बोला? अब मैं पूरा चित्र वापस समझाता हूँ। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये छाया थी पहले यहाँ से यहाँ तक, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। छाया यहाँ से आगे बढ़ गई, छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण, तो यहाँ से आप सूर्य देखो, सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले छाया 30 डिग्री पे थी, अब जैसी थोड़ी सी छाया आगे बढ़ी वो 30 डिग्री पे हो जाती है। तो मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। उम्मीद है मेरे लालू लालियों को यहाँ तक चित्र में कोई समस्या आएगी नहीं। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो आप लिखेंगे माना।
क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई। धैर्य से देखे चीजों को, चित्र बन गया, अब काम बहुत इजी हो गया। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी है, यानी बिल्कुल है सब, ए बी है। और इस ए बी को हमने मान लिया है एच मीटर। कितना मान लिया है, एच मीटर मान लिया सब, ठीक है। और हमने क्या माना, इस बी सी को क्या माना है हमने, इस बी सी को हमने माना था एक्स मीटर। बी सी को क्या माना था, एक्स मीटर माना था। और सी डी आपको कितना दे रखा है, सी डी आपको दे रखा है 40 मीटर। सी डी कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा, तो आप लिखेंगे अतः अगर मुझे बी सी चाहिए, बी डी चाहिए, बी से लेकर डी, अतः बी डी बराबर हो जाएगा x प्लस 40। क्योंकि अगर ये x है, ये 40 है, तो टोटल x प्लस 40 मीटर, ये हो गया। और साथ में आपको उन्नयन कोण और दे रखे हैं, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। 60 डिग्री तथा 30 डिग्री तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपने काम यहां तक कर दिया है। मेरे हिसाब से किसी बंदे को कोई समस्या होनी नहीं थी, चित्र जैसा बोला था वैसा बना दिया। हाँ, किताब वाले ध्यान रखना, ये शकल इधर रखी, बाकी इधर रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किधर भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किताब वाले ने उधर रखा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, जीवन में तो कुछ बदलेगा नहीं ना। उत्तर तो वैसे भी निकाल। दो समकोण त्रिभुज है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है ए बी डी। पहले छोटे वाला ले लो, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। छोटे वाला ले लो पहले, या बड़े वाला कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी छोटे वाला ले लो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैं आपको एक बात बता दूं, हमें निकालना क्या, हमें एच निकालना। हमें एक्स से कोई मतलब नहीं, हमने तो अपनी सुविधा के लिए इसको एक्स बोल दिया, वरना अगर पूरी भुजा बोलता फिर मेरे को बोलना पड़ता 20c प्लस 40। ये थोड़ा सा दिखने में सा अजीब सा लगता है, इसीलिए नहीं। बाकी जो चीज़ ज्ञात नहीं होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी उसको हम एक्स मान लेते हैं, ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो वाई और मान लेते हैं। ये फंडामेंटल्स यूज़ किए हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल में। तो ये हमें ओपीसीली जो ज्ञात करना है ना, डायरेक्टली जो ज्ञात करना वो एच है, लेकिन इनडायरेक्टली भी आपको एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप बड़े वाला त्रिभुज लोगे, इसका आधार एक्स प्लस 40 काम आएगी, तो एक्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चलिए सब। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप बात करेंगे तो थीटा के हिसाब से ये लंब है और ये आधार। लंब भी ज्ञात करना है, आधार भी ज्ञात करना है। तो ओपीसीली ये ज्ञात करना है, इसका मतलब हम लंब ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये लंब आपको और बटा में हो जाएगा आधार। किसी को ऊपर नीचे रखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपके दिमाग में एक बात सेट रखी कि जो ज्ञात करना उसको ऊपर, जो दे रखा वो नीचे। वो दे रखा होगा कहीं ना कहीं इससे निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार लाल बटा का काम है, टेन थीटा को शो करता है। किसको शो करता है सर? टेन थीटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेन की जगह टेन, थीटा इसमें कितना डिग्री काम है? 60 डिग्री। कितना काम है साहब? 60 डिग्री। और लंब कौन सी भुजा है? ए बी भुजा। लंब कौन सी भुजा है आपके पास? ए बी भुजा है। और आधार छोटे वाले काम है, छोटे वाला त्रिभुज बी से लेकर सी, तो आधार काम आया है आपके पास बी सी। टेन 60 का मान होता है √3। ए बी हमने एच मान रखा है, और ये कितना हो जाएगा? एक्स। ये कितना हो जाएगा? एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वज्र गुणा करवाएंगे तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो मैं कह सकता हूं कि √3x, √3x बराबर आ जाएगा h। तो x का मान मैं कह सकता हूं कि h बटा क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, इसको दे दो समीकरण संख्या 1। इसको क्या दे दो साहब? समीकरण संख्या 1। क्योंकि मुझे x नहीं निकालना साहब, मुझे निकालना h। तो जब मैं ये बड़े वाला त्रिभुज लूंगा, तो बड़े वाले त्रिभुज में जहां पर मुझे x नजर आया, उस x की जगह मैं कितना मान रख सकता हूं? h प्लस h बटा √3। क्या रख सकता हूं? h बटा √3। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। या तो आप x निकाल लो, या पहले x निकाल के फिर h निकाल लो, कोई समस्या किसी में भी नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। वो तो आप जैसे काम करेंगे वैसे डल जाएंगे। बाकी किताब वाले ने जैसे किया वैसे करना कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, बाकी काम हो सकता है आराम से, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। चलिए सर,
ये था x का मान निकाल ले, चूंकि समकोण त्रिभुज, अब एक समकोण त्रिभुज और है ना अभी, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज बड़े वाला ABD तक, समकोण त्रिभुज ABD में कौन सा त्रिभुज लोगे आप लोग, समकोण त्रिभुज ABD में वही थीटा के सामने लंब ज्ञात करना और आधार ये है, तो वापिस लंब बटा आधार ले लो, क्या समस्या, तो आप लेंगे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है आपका टेन थीटा, क्या होता है साहब, टेन थीटा। ठीक है, लंब बटा आधार क्या हो गया, टेन थीटा, तो टेन की जगह टेन, थीटा इस बार कितने डिग्री काम आया, 30 डिग्री, कितने डिग्री काम आया, 30 डिग्री। लंब का मतलब वापिस AB भुजा, लंब का मतलब कौन सी भुजा हो जाएगी, AB, और आधार इस बार पूरा काम आया यहाँ से यहाँ तक का, इसका मतलब BD भुजा हो जाएगी, कौन सी भुजा हो जाएगी, BD। धैर्य से समझो, कोई समस्या नहीं। टेन 30 का मान सारणी में होता है 1/√3, कितना होता है साहब, 1/√3 बराबर, AB था आपने H बोला, बिल्कुल साहब H बोला, और BD कितना, पूरी भुजा कितनी, पूरी भुजा ये रही x + 40, ये रहा x + 40, तो ये हो जाएगा x प्लस का क्या हो जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं, वज्र गुणा करवा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा होगा, तो ये बनेगा √3h बराबर x प्लस क्या बनेगा 40। ठीक है जी सर, बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए सर, अब मैं कहूँगा साहब x का मान नहीं रख दो, क्या दिक्कत, जब x का मान आप रखेंगे तो ये बनेगा √3h बराबर, x का मान आप कितना रख सकते हो, h/√3, h/√3 और प्लस का 40, और ये कहाँ से रखा आपने मान, तो कोष्टक में लिख दो समीकरण 1 से, कहाँ से रखा आपने मान, समीकरण 1 से। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से या तो इस h को इधर ले आओ, तो ये बनेगा √3h माइनस ये ले आओ इधर, तो h बटा क्या बनेगा √3 बराबर में क्या बन गया 40, इसके बटा में 1 है, बिल्कुल, तो 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, √3, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करोगे 3h, √3 का √3 में भाग 1 बार, 1 को h से गुणा करोगे h बराबर में क्या बनेगा 40, ये √3 इधर आकर वज्र गुणा हो जाएगा, 3h में से h जाएगा तो 2h बचेगा बराबर में 40√3 हो जाएगा, और h का मान हो जाएगा 40√3 और बटा में गुणा वाला आ जाएगा भाग में, तो h का मान ये इसको कितनी बार काटेगा 20 बार, तो 20√3 मीटर। अब किताब वाले ने कैसे निकाला मुझे पता नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से निकाला, और ये उत्तर एकदम आपका सही, ये उत्तर आपका एकदम क्या है, करेक्ट। मैंने यहाँ अगर एक बात बताता हूँ, √3x बराबर h है ना, तो h निकालने के x की जरूरत पड़ती तो आप h की जगह √3h रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, या इस h की जगह √3 रख सकते थे, तो 3x होता, 3x इधर आता तो वो 2x बनता, 2x बराबर 40 आता, x बराबर 40/2 20 आता, 20 वो यहाँ रखते तो भी तो 20√3 ही आ रहा है, क्या समस्या। ठीक है, तो मैं अतः वाला लाइन लिखता हूँ, फिर वापस बात है, एक बार रिपीट करते हैं। आप लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी, मीनार की ऊंचाई 20√3 क्या होगी मीटर। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या आपको है नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये हमने निकाल लिया। अब किताब वाले ने क्या किया, पहले x का मान यहाँ रखा होगा, फिर मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बोला था आपको निकालना h है, x नहीं निकालना। x तो हमने अपनी सुविधा के लिए x माना है, ताकि जब मैं पूरी भुजा की बात करूंगा तो x में 40 जोड़ दूंगा तो x + 40 बोलने में इजी होता, वरना मुझे BC + CD यानी BC + 40 बोलना पड़ता इसकी वजह से। ठीक है, जो चीज़ नहीं होती है, जो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको आप x और y मान ले, कोई समस्या नहीं उसके अंदर, और होता है ऐसा मानना वाला। ठीक है, तो ये हमने किया। फिर हमने यहाँ जब ये निकाला ना, तो हमने यहाँ h/x लिया, तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, तो √3x बराबर h आया, तो मैंने x का मान निकाल लिया। अब मैंने x का क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं बड़े वाला त्रिभुज लूंगा ना, उसका आधार x + 40 आएगा, तो उसमें x की जरूरत पड़ेगी, x + 40 लूंगा तो x जरूरत पड़ेगी, और जो मुझे x नजर आएगा उस x की जगह मैं उठा के h/√3 रख दूं, क्योंकि मुझे h निकालना, मुझे x से मतलब ही नहीं।
मैं x निकालूं फिर h निकालूं तो एक ही बात है, या मैं सीधा x की जगह h बटा √3 रख दूं और जब मेरे पास कंडीशंस बनी ये इधर और ये इधर गुणा होने √3h बराबर x + 40, तो मुझे √3h, h तो मुझे निकालना, इसको हटाना नहीं बराबर, इस x की जगह मैं h बटा √3 रख सकता हूं, तो h बटा √3 समीकरण 1 से रखा। मैं चाहता था एलसीएम यहां ले सकता था फिर वज्र गुणा कर सकता था, लेकिन मैंने h को एक साइड कर दिया, प्लस का h इधर आ गया माइनस का, इसके नीचे 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम आया √3, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करोगे 3h आएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करने में 3 हो जाता है, फिर माइनस √3 का √3 में भाग 1 बार, 1 को h से गुणा किया h, ये √3 इधर वज्र गुणा हो गया तो 40 √3 हो गया, और 3h में से h गया तो 2h बचा, गुणा वाला 2 आया भाग में, 2 का भाग 40 में गया 20 √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर। मैंने किताब से अलग करवाया, कोई समस्या नहीं, उत्तर से मतलब होता है, और ये उत्तर आए एकदम। किताब वाले पहले x निकाला, यहाँ से x निकाल के उसने यहाँ रखा था 20, तो भी 20 √3 आ रहा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, एकदम साफ सुथरा काम किया, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, वीडियो को पॉज करो, और किताब से बेटर ही बताया, ये मेरी गारंटी। इतना तो मेरे को पता है कि मैं कितना बता रहा हूँ, कितना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, उसको बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से करो। ये उदाहरण नंबर 5 हो गया। अब जितने भी 2 उदाहरण हो रहे हैं उनमें 2-2 चित्र बनेंगे, 2-2 चित्र बनेंगे, वो सेम ही काम आपको करना है। पूरी प्रश्नावली में घिसा पीटा काम है, चित्र बनाओ, वापस 2 समकोण त्रिभुज लो, क्या ज्ञात करना उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, बाकी ज्ञात करने वाला ऊपर रखना, जो दे रखा है उसको नीचे रखना, ठीक है। ऐसे वैसे भी ये और ये दोनों ही नहीं है, तो मैंने ऑब्वियसली जो ज्ञात करना वही ऊपर रखा है ना। ये तो इनडायरेक्ट ज्ञात करना, इनडायरेक्ट क्यों ज्ञात करना, क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ेगी मुझे एक्स की, इसलिए ज़्यादातर एक्स ही मानूंगा, तो मैं बार बार सेम ही चीज़ें चलाऊँ ताकि कंफ्यूज में आप रहो। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। जल्दी करो, फिर करवाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और फिर 7, आज की क्लास करते हैं ख़त्म जल्दी। बोलिए साहब, चलें आगे, ठीक है साहब, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 5 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 6। एग्जाम्पल नंबर 6 लाजवाब एग्जाम्पल है, मान के चलिए आप लोग। क्या बोला है, एक बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन का मतलब होता है मकान के ऊपर मकान, आप डबल मंजिल मकान बोलते हैं, चाहे उसको बहुमंजिल का बोला जाता है। मकान के ऊपर आपने एक कमरा और बना दिया, डबल मंजिल हो गया, बहुमंजिल हो गया। एक बहुमंजिल भवन के सीकर से, भवन के सीकर से देखना, इस बार मतलब मकान जब डबल मंजिल का बनेगा तो उसके सीकर ऊपर बैठे हो इस बार, इसका मतलब जब ऊपर बैठे हो इस बार नीचे देखोगे तो इस बार उन्नयन कोण नहीं बनेगा, इस बार बनेगा अवनमन कोण, क्योंकि इस बार आप ऊपर बैठे तो वस्तुओं को नीचे की तरफ दिखाई देंगी। तो बोला क्या है, एक बहुमंजिल भवन के सीकर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इसके सामने कोई 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये ज्यादा होगा 8 मीटर से ऊपर है। भवन के सीकर और तल के अवनमन कोण क्रम से, मैंने बोला था ना अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है साहब, दूरी ज्ञात करनी। जैसा इसने बोला है वैसे चलते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से बनाते हैं डायग्राम, ठीक है साहब। ध्यान देना, थोड़े से ढंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा वरना हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि सब खेल जो है वो चित्र का है। पहली बात तो जमीन तो बनानी पड़ेगी, तल तो बनाना पड़ेगा, भूमि तो बनानी पड़ेगी, क्षैतिज स्तर तो बनाना पड़ेगा, वरना भवन टिकेगा का, नींव तो भरनी पड़ेगी, ठीक है। यहां हम बना रहे हैं बहुमंजिल भवन पे, डबल मंजिल का, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो सब, ये हमने एक बना दिया भवन। क्या बना दिया, भवन। ये डबल मंजिल का भवन है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके सामने एक भवन और होगा शायद, वो 8 मीटर ऊंचा, थोड़ा इससे नीचे ले लेते हैं, ठीक है। जब हम नीचे लेंगे तो इतना ही बना देते हैं। ये लो सब, थोड़ा सा ऊपर और ले लेते हैं, ये हमने बना दी, ठीक है। नामकरण देते हैं पहले, जितना अभी तक आया उतना नामकरण देना जरूरी है। तो ये मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया सी, बी, इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया डी। और एक बात और बोली इसने, जो बोला आराम से करें, कोई समस्या नहीं है, उत्तर हमें मिल जाएगा जल्दी। और इस भवन की, जो छोटे बड़े भवन की सामने जो ऊंचाई है ना, वो कितनी है साहब, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। एक बहुमंजिल भवन, और भवन का सीकर यानी है कि बहुमंजिल का भवन का, बिल्कुल। इस बार आंख आपकी यहाँ है, ध्यान रखना। एक बहुमंजिल भवन के सीकर से देखने पर
इसके सीकर से यहाँ नीचे देखना है, या तो सी को देखेगा या डी को देखेगा। अब होता है ये बहुमंजिल भवन का सीकर है, ये इसका पाद बिंदु है मतलब तल है। ये इस सीडी मकान का सीकर है सी, यहाँ पर क्या है ये सी सीकर है, और ये इसका तल बिंदु है मतलब पाद बिंदु जिसको बोलते हैं। एक बहुमंजिल भवन के सीकर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के सीकर, एक बार ये कह रहा है कि मुझे यहाँ सीकर पे देखना, इस सीकर को देख रहा है, और तल के अवनमन कोण, एक बार किसको देख रहा है वो तल को देख रहा है। तो जिसने जैसा बोला है वैसे उनको दिखा देते हैं पहले, ठीक है। तो पहले तो वो कह रहा है कि मैंने इसके सीकर को देखा, किसको देखा ऐसा, सीकर को देखा, तो बढ़िया तरीके से सीकर को दिखाते हैं पहले, शानदार तरीके समझते जाना साहब। जब ये सीकर को देखेगा तो हमने सीकर को दिखा दिया, यहाँ पर ये हो गया, ये सीकर को देखा। लेकिन गड़बड़ ये है कि अवनमन कोण बनाना, तो अवनमन कोण के लिए पहले आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये हमने एक बना दी क्षैतिज रेखा, समझते जाना। बहुत शानदार सवाल कह रहा हूँ, क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा, इसका मतलब ये क्षैतिज रेखा तो चाहिए ना, इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, थोड़ी छोटी बना देता हूँ, ठीक है। इसको नाम आप दे दो ई पॉइंट, ठीक है, वरना नाम दो ही मत, सीधा क्षैतिज रेखा ही नाम लिख रहा हूँ। कौन सी रेखा हो गई ये हो गई आपके पास क्षैतिज रेखा, ठीक है। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। इसको देखेगा तो यहाँ है कि ये कोण बनाएगा कुछ ना कुछ, यहाँ देखो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यहाँ कुछ कोण बना रही है यहाँ पर ये, और कितने डिग्री का कोण बना रही, पहले 30 डिग्री, कर्म से का मतलब होता है पहले शिखर, और फिर ये कह रहा है कि इसके तल को और देख रही है, बिल्कुल यहाँ से इस बार तल को और देखो, तो तल को यहाँ देखेगी तो ये यहाँ देखेगी, यहाँ पर समझते जाना सब। तल को देखेगी तो तल यहाँ है, तो यहाँ से इस तल को देख रही है, तल को देख रही है, तल को देख रही है, ये लो सर, इसने तल को देखा। तो गड़बड़ी है कि जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कोण बना देते हैं, नहीं सर, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, एक्चुअल में ये जो लाइन है ना, ये आपकी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि, इस बार इसको देखा ये दृष्टि रेखा हो गई, इसका मतलब ये जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बन गया है, 45 डिग्री। क्या मेरे लाल और लालियों को यहाँ तक बात कंफर्म हुई क्या आपको सब लाल और लालियों को यहाँ तक बातें समझ में आई क्या, सब खेल चित्र का। एक बार सीकर से इसके शीर्ष को देख रहा है, लेकिन शीर्ष को देखेगा तो ये तो आपके क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी, लेकिन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा तो चाहिए, तो हमने अपनी मन मर्जी से ऊपर एक क्या बना दी, दृष्टि रेखा बना दी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा एक कोण बनाएगी, वो अवनमन कोण होगा, 30 डिग्री का बना रही। फिर ये इस तल को और देख रहा है, बोला है ना भवन के शिखर को देखना और भवन के तल को और देखना, तो भवन का तल ये रहा सामने, तो ये यहाँ से यहाँ देखिए, इस बार ये दृष्टि रेखा हो गई, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा एक कोण बनाएगी, वो 45 डिग्री। बोला है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। पहली बात तो अगर मैं एक चीज नोटिस आपको करवाऊं, तो मुझे अगर इसकी सीध में एक लाइन बनानी हो, इसकी सीध में मुझे क्या बनानी हो, लाइन बनानी हो, तो मेरे हिसाब से मैं आराम से लाइन बना सकता हूँ। इसकी सीध में एक मैं लाइन बनाऊं, तो ये मैं एक इसके सीध में लाइन बना रहा हूँ। इस लाइन से फायदा ये हो जाएगा, एक त्रिभुज आपके सामने बनेगा, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, अब जब आप समझेंगे तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, ई पॉइंट नाम दे दूँ, यहाँ एक बिंदु आ गया ई, तो एक बार 90 डिग्री यहाँ बन गया, एक 90 डिग्री बन गया यहाँ। पहले पूछा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। पहली बात तो ये बताओ, ये 8 मीटर है, तो सामने वाला ये भी कितना होगा 8, क्योंकि दूरी तो बराबर ही, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 8 मीटर, और इस ऊपर वाले को मान लो h, कितना मान लो साहब, h मान लो, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। लेकिन बहुमंजिल भवन की पूरी ऊंचाई ये है ना, तो टोटल को हम बोलेंगे h + 8, तो मैं दूरी लेके आ रहा हूं ऊपर से पूरी कंप्लीट, ये हो जाएगा h + 8, मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो पूरी है AB, मतलब h + 8, तो h निकालना पड़ेगा, फिर 8 जोड़ देंगे, और दो भवनों के बीच की दूरी और निकालनी, तो दो भवन यही तो काम आ रहा है, दो भवनों के बीच की दूरी हमने मान ली यहाँ पर x। आप सबको पता अगर ये x हुआ तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा x, क्योंकि ये तो दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ये दूरी आपस में क्या है, बराबर। पहली बात तो बताओ चित्र आपको समझ में आया नहीं है।
बाकी अभी हमें कुछ एक एकांतर कोण वाला कुछ कर्म पता होना चाहिए। एकांतर कोण का मतलब अगर जेड बन रहा है तो ये और ये कोण बराबर हो रहे हैं, अगर जेड ऐसे बन रहा है तो ये भी और ये कोण भी क्या होते हैं बराबर। एकांतर कोण पढ़ा हुआ है ना सबने, बिल्कुल। तो एकांतर कोण से हमें कोण नीचे बनाने पड़ेंगे, कोण ऊपर काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं एक कोण तो बनाऊंगा यहाँ पर, एक कोण बनाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ तो बनेगा 45 डिग्री और यहाँ बनेगा 30 डिग्री। अरे जेड बन गया, देखो ध्यान से सुनो, मैं जहाँ से लाइन ले जा रहा हूँ समझते जाना। ये देखो एक जेड बना था, अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान देना। अब 9th क्लास का कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण क्या होते हैं। तो अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण में चेंज कर रहे हैं एकांतर कोण की वजह से। देखो ये पहले क्षैतिज रेखा गई, फिर ये दृष्टि रेखा आई, तो इसके बीच में एक छोटा सा कोण बना 30, फिर ये, तो ये 30 है तो ये भी 30। अब बड़े वाले में देखो ये यहाँ गया, यहाँ इस बार 45 बना, तो नीचे यहाँ कितना बन जाएगा 45। उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। इस बार एच भी निकालना, एक्स भी निकालना, क्योंकि दो भवनों के बीच की दूरी यही है। पहली बात तो क्या प्रत्येक लालू लाली को चित्र समझ में आ गया क्या? किताब से बेहतरीन चित्र बनाए और एक एक कंसेप्ट चीज लिख के बताइए आपको। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले कुछ मान लेते हैं। ढंग से देखना, सवाल थोड़ा सा लेंदी है, मजा आएगा आपको करने। अब लिखेंगे माना ए ई बराबर, हमने इस ए ई को क्या माना था? एच मीटर माना था। अतः ठीक है, ये हो गया। और भवन की ऊंचाई दे रखी, भवन की हमें बहु मंजिल की निकालने दे रखना। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी? भवन की ऊंचाई ये तो थी पहले, सी डी थी। भवन की ऊंचाई कितनी है? सी डी। अब सी डी और ये बी ई ये तो बराबर ही है, चाहे एक ही बात है, तो इसको हम बी ई बोलेंगे। ये कितना है आपके पास? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। ये हो गया। और अगर मैं पूरे भवन की ऊंचाई की बात करूं तो आप लिखेंगे अतः, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए से लेकर बी टोटल हो जाएगी, तो ए बी बराबर वो हो जाएगा एच प्लस 8 मीटर। कितना हो जाएगा? एच प्लस 8 मीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। और माना दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी। अब दोनों भवनों के बीच की दूरी, एक बी डी बोलो चाहे सी ई बोलो या ई सी बोलो, एक ही बात, दोनों बराबर ही है। तो बी डी बराबर ही मान लेता हूं, क्योंकि यहां पर भी एक्स ही काम आएगा। बी डी और ई सी आपस में बराबर है और दोनों को हमने कितना माना है? एक्स मीटर माना। क्या माना है? एक्स मीटर माना है। यहां तक ये जानकारी थी जो हमने लिख दी। अब हम लिखते हैं इसके अवनमन कोण आपको दे रखे। क्या दे रखे हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 45 डिग्री, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। अतः अवनमन को हमने किस में बदल दिया? उन्नयन में। अतः उन्नयन कोण बराबर, उन्नयन कोण थीटा बराबर, उन्नयन कोण थीटा बराबर हो जाएंगे आपके सामने 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। 30 डिग्री तथा क्या हो जाएंगे? 45 डिग्री। और रीजन आपको क्या लिखना पड़ेगा साहब? ब्रैकेट में एकांतर कोण। क्या लिखना पड़ेगा साहब? एकांतर कोण। प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए साहब कि हमने जो काम किया है वो ये था। मेन मकसद चित्र का है, बाकी तो काम बहुत ईजी है। चित्र बनने के बाद तो आपको ये जो लिखा है ना, ये तो देखा देख लिखा। ठीक है, आप चाहते सीधा उन्नयन कोण भी लिख देते, ये तो मैंने आपको एकांतर कोण से बता दिया। रीजन पता रहेगा तो आपको ऊपर वाला नीचे कैसे आए, तो एकांतर कोण से नीचे आ गए। दो समकोण त्रिभुज है, बहुत ईजी काम है। कौन से सर समकोण त्रिभुज? ए ई सी और एक है ए बी डी। आराम से सूत्र काम हो जाएगा, कोई समस्या कहाँ आपको आएगी नहीं। अब लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, अब किसी को पहले लो और किसी को बाद में लो क्योंकि दोनों ही याद करने। तो पहले छोटे वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, AEC, समकोण त्रिभुज AEC में, AEC में, तो थीटा के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है। लंब भी ज्ञात करना और आधार भी ज्ञात करना है। तो ये ऊपर रख दो और इसको नीचे रख दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दो लंब बटा आधार, क्योंकि x भी ज्ञात करना है h भी ज्ञात करना है, तो एक ही बात है, किसी को ऊपर रखो किसी को नीचे रखो फर्क नहीं पड़ेगा। और लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। भाई थीटा के हिसाब से लंब ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार ले लिए। यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ के बाद ये हो जाएगा कि ये बनेगा tan थीटा की जगह है 30 डिग्री। इस त्रिभुज में कितना काम है, 30, और लंब वाली भुजा A से लेकर E, ये है वाली भुजा, तो लंब हो जाएगी AE बटा आधार हो जाएगा इसी वाली भुजा, ये वाली भुजा, आधार हो जाएगा आपके पास इसी। tan 30 का मान होता है 1/√3, AE भुजा H है और ये कितना है x, ये इससे गुणा ये इससे गुणा, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ √3h, समीकरण संख्या 1। भाई x को 1 से गुणा करो 1, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो मुझे वैसे भी h निकालना है और फिर x निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं चाहूँ तो h बराबर कह सकता हूँ x/√3, h बराबर क्या कह सकता हूँ, h/√3, तो एक ही बात है। पहले क्या होगा कि हम अगर अगले वाले सवाल में जरूरत पड़ेगी वापस, क्योंकि ये बटा ये लोगे तो x आएगा, x की जगह हम √3h रख देंगे, पहले h निकाल लेंगे और h मान अगर यहाँ रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे कभी। तो ये हमने कर दिया। अब आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे साहब आप लोग, चलो एक काम करो, मैं साइड में काम कर देता हूँ ऊपर ही। ठीक है, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ध्यान देना। चूंकि समकोण त्रिभुज, इस बार बड़े वाला ABD, समकोण त्रिभुज ABD में कौन सा त्रिभुज काम आएगा, समकोण त्रिभुज ABD में, तो थीटा के हिसाब से ये लंब है पूरा, तो भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, तो वापिस लंब बटा आधार ले लो, क्योंकि यहाँ दोनों ही चीज़ों से दे रहे कि वो ज्ञात कर रहे हैं, तो किसी को ऊपर रखो किसी को नीचे रखो वैसे फर्क कभी पड़ता नहीं, ध्यान रखना। लंब बटा आधार वापिस क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है जी साहब, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि tan थीटा की जगह है 45 डिग्री। थीटा कितना है, 45। लंब पूरी भुजा है A से लेकर B तक, तो A से B तक ये हो जाएगा AB, बटा में क्या हो जाएगा, आधार पूरा BD का हमारा, बिल्कुल का हमारा BD, तो tan 45 कितना होता है 1, AB का मतलब कितना है h+8, अरे AB पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है h+8, और BD कितना है x, बटा में कितना हो जाएगा x, ये इससे गुणा ये इससे गुणा, तो ये इससे गुणा होगा तो x बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, h प्लस क्या हो जाएगा 8, h प्लस क्या हो जाएगा साहब आपके पास 8 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या आपको आएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब किसका मान रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्क किसी को वैसे भी नहीं पड़ेगा। चलिए, तो x का मान रख दो, x का मान हो गया √3h, तो h का मान आ जाएगा √3h बराबर हो जाएगा h+8। ठीक है, और कारण हो जाएगा समीकरण 1 से, कहाँ से हो जाएगा, समीकरण 1 से। एक काम करो आप लोग, इसको ऐसे रखो कि ये √3h है, इस प्लस वाले h को इधर ले आओ तो माइनस का h बराबर हो जाएगा 8। h कॉमन ले लो दोनों में, h कॉमन लेते ही पीछे बचेगा √3 - 1 बराबर 8, और h का मान आ जाएगा 8 बटा √3 - 1। अब कभी भी ये रूट में होना नहीं चाहिए, तो हमें हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे हर का मैंने आपको बोला था ना, ये सवाल हर चीज सिखा देगा आपको, हर का परिमेयकरण करने में, हर चीज पर परिमेयकरण करके रूट हटाना पड़ेगा। और परिमेयकरण करना आपको 8वें चैप्टर मैंने बता रखा है। h बराबर 8 बटा √3 - 1 गुणा में ऊपर नीचे गुणा करना है √3 + 1 बटा में हो जाएगा √3 + 1। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जितना हो सके मैं जगह का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, हर चीज़ आपको लिख रहा हूँ, वरना शॉर्टकट में ये मैं सीधा ये लिख सकता था, देखिए स्टेप खा जाता। ठीक है, लेकिन लिख रहा हूँ।
अब परिमेयकरण जब आप करोगे तो ये h बराबर बनेगा, ऊपर तो 8 बनेगा और √3 प्लस का क्या बनेगा 1। नीचे ये हमेशा ही देखो क्या बना, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो a का काम यहाँ √3 कर रहा है तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b²। h बराबर 8 की जगह 8, ये हो जाएगा √3 प्लस का 1। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। h बराबर 8, ये बनेगा √3 प्लस का 1 बटा में 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। ये लो सर h आ गया, यही उत्तर है। h में कोई समस्या वाला काम है नहीं, आपको चेक कर लो चाहे आप लोग। अभी x और निकालना, अभी काम खत्म नहीं हो, मैंने बोला था ना ये सवाल लाले पटवाएगा आप लोगों को। ये उत्तर है क्या, h का उत्तर ये है। लेकिन बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अभी और तय करनी, ध्यान रखना। बहुमंजिल भवन की पूरी ऊंचाई h + 8, तो h + 8 निकालना। अभी तो हमने h निकाला, अभी तो हमने क्या निकाला है h निकाला, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक हो गया, बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं। अब ये h का मान यहां रखना ताकि x आएगा, फिर x आने के बाद x तो दोनों भवनों बीच की ऊंचाई हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, लेकिन पूरी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h + 8, तो h को 8 में जोड़ना पड़ेगा। आप लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आपसे ये कह रहा है कि समीकरण 1 है x बराबर कितना है √3h। ठीक है, तो x बराबर √3 की जगह √3, h की जगह ये माना जाएगा पूरा 4√3 प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर, एक काम करता हूं 4 को मैं बाहर रहने देता हूं, √3 अंदर जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा √3। समझ गए, देखो 4 तो बाहर ही है, √3 से गुणा हो 3, √3 को 1 से गुणा करोगे। देखता हूँ कितना सोल्व किया x को इसने, 4 3 प्लस √3। हाँ ठीक है, इसने इसको तो इतना ही किया, इसको तो इसने इतना ही किया, तो हम भी इतना ही करेंगे। हम क्यों पंचायत कर रहे हैं फालतू। तो ये तो आ गया सर, इसको मैं फाइनल उत्तर कह सकता हूँ। लेकिन अभी h में गड़बड़ है, आप लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AB बराबर h + 8। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है, बोला है ना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये रहा, ये तो पूरी है h + 8, मान रख दो। तो AB बराबर h का मान तो ये रहा पूरा 4√3 प्लस 1 और प्लस का क्या है 8। अब इसने कितना सोल्व किया वो देख लो एक बार पूरा, किताब वाले ने क्या लिखा है। पूरा अंदर गुणा करवाए इसको, AB बराबर 4 को √3 से गुणा करेंगे तो 4√3, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 और प्लस का 8। ध्यान देते जाना सर। तो AB बराबर 4 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 12 प्लस का 4√3, वापस 4 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा 3 और प्लस का क्या बचेगा √3 मीटर। हालत खराब कर दी सवाल ने तो। अतः वाली लाइन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी इसने बोर्ड के ऊपर, पूरा भर दिया मैंने बोर्ड, जितनी जगह थी मेरे पास। अतः वाली लाइन मैं भी बोल दूंगा, आप लिख लेना, सब लिख लोगे ना। ये ऐसा बिल्कुल प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें लिखी है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में लिखी, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। पहले तो आप एक बार इसको देखो, 5-10 सेकंड तक देखो, फिर एक बार रिपीट करते हैं वापस पूरे को, कंप्लीट को। चित्र बनने के बाद हमने कौन सी रामायण की उसको देखते हैं। करो फटाफट करो,
कोई समस्या आपको आए तो बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, आपने क्या किया, ये तो हमने जो उन्नयन कोण था, अवनमन कोण था, उन्नयन कोण में बदला। तो पहले हमें जो थीटा लिया वो AEC में लिया, H/x। तो x का मान मैंने निकाल दिया √3h, किसी के निकालो, दोनों निकाल। फिर दूसरी बार लिया ये वाला, तो यहाँ से क्या हुआ कि x बराबर हमारे पास आया h+8। तो इस x की जगह मैंने समीकरण 1 से रख दिया √3h, √3h बराबर h+8, h को इधर लाया माइनस का, इन दोनों में h कॉमन है तो यहाँ √3 बचा, यहाँ 1 बच गया, गुणा वाला भाग में गया, रूट में कभी बटा में होना ही नहीं चाहिए। हर का परिमेकरण किया, तो परिमेकरण करते हो तो ऑपोजिट साइन से करते हैं, तो प्लस प्लस से क्या, ऊपर वाला से a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 बचेगा, 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार, 4 √3 + 1। जल्दबाजी में मत करना सर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4 √3 + 1, ना भाई, ये तो h ये आया, बहुमंजिल भवन यहां से लेकर यहां तक है, टोटल दूरी मतलब h+8, इस h में 8 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो पहले h का मान मैं x में रख दूं ताकि दो भवनों के बीच की दूरी आ जाए। तो समीकरण 1 से x बराबर है √3, तो √3 को √3 रखा, h की जगह मैंने क्या रख दिया, इस h की जगह 4 √3 + 1, इस 4 को मैंने बाहर ही रखा, √3 को √3 से गुणा करवाया 3, फिर प्लस √3 को 1 से गुणा करो √3, और ये दो भवनों के बीच की उसने दूरी इतनी ही थी। चलिए सर, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AB बराबर h+8, बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई थी ना, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये है h+8, तो h की जगह 4 √3 + 1 ये मान रहा, इस 4 को √3 से गुणा करवाए 4 √3, 4 को 1 से गुणा करवाए 4 + 8, 4 और 8 जोड़ने पर कितने हो गए 12 + 4 √3, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बच गया √3। और एक्चुअल में अगर ढंग से देखोगे ना, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी का उत्तर सेम ही, आप इनको मिला लें सेम ही उत्तर, फर्क है ही नहीं दोनों में, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। एक लाइन आपको क्या लिखनी है, मैं बोल रहा हूँ, आप पक्का रब को लिखें, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 3 + √3 मीटर होगी, तथा दो भवनों के बीच की दूरी, तथा दो भवनों के बीच की दूरी 3 + √3 मीटर होगी। ये जो आपके सामने लिखा, क्योंकि x दो भवनों के बीच की दूरी है और AB क्या है, बहुमंजिल भवन की क्या है, टोटल ऊंचाई। ये है साहब आपके सामने एक प्यारा सा सवाल, लाजवाब सवाल है, लाजवाब कंसेप्ट है, मजा आ गया, मेरे को तो आनंद ही आता है ऐसे क्वेश्चंस करवाने में, और एक एक चीज़ साफ सुथरी लिखी गई, जो भी चीज़ है आप थोड़ा दूर दूर लिखें, क्योंकि मेरे पास बोर्ड इतना ही है भाई, कुछ जगह थे क्वेश्चंस खा जाते हैं, आधी जगह थी डायग्राम ये खा गया पूरी, और इसको लिखने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन तो भी हर चीज़ साफ सुथरी लिखी, हर पेन से अलग अलग हाईलाइट हो रही है, आपको चीज़ें करेगी, हाँ सर ये हमने यहाँ से लिखा। ये लो साहब एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमने कर लिया, एक एग्जाम्पल और बचा आज की क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 7, वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बड़ा छोटा से मैं वैसे फ़र्क मानता नहीं हूँ, सिंपल सी चीज़ें मानता हूँ हमेशा, बाकी किसी को बड़ा छोटा लगे तो वो एक अलग बात है। क्या ख्याल है साहब आप लोगों का, बात पल्ले पड़ गई आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। और एक ही बात याद रखना, एक ही सिद्धांत याद रखना, चीज़ें काम करने से होगी, ये चीज़ें तो काम करने से ही होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को करेंगे, तब जाकर ये सवाल दिमाग छपेंगे। और मैं तो आपको एक ही बात कर रहा हूँ, 10 बार प्रैक्टिस कर लो इन सवालों की, जिस दिन 10 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 बार आपने सवाल को मिला लिया, उस दिन ये सवाल हिलेगा ही नहीं, आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा, जैसे आप चाहोगे वैसे इसको करोगे। और एग्जाम में जिस दिन आएगा सेम टू सेम एज इट इज सवाल आएगा, चेंज भी नहीं होता, लाइन भी चेंज नहीं करता एग्जामिनर, NCERT में सीधा उठा के देते हैं। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशंस। एक बार पुनः आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने नहीं लिया, वरना मैं मिटा रहा हूँ और अगली स्लाइड में अगला एग्जाम्पल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 ले लिया साहब आपने स्क्रीनशॉट वगैरह, हर चीज़ कोई फॉर्मूला यूज किया तो भी पूरा लिखा कंप्लीट करके। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशंस। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो डरना नहीं, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, पक्की बात है, ये एग्जाम्पल पक्का कंफर्म आपके समझ में आ जाएगा। मिलाइए, रिवीजन कीजिए, 1-2 बार कीजिए, 1-2 बार देखा देखी कर लो, चाहे 2 बार, लेकिन तीसरी बार बिना देखे करो, आधा होता है तो भी आधा करो। चित्र बनाओ, एक बार में चित्र बनाना सीख जाओ तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7।
अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि 9.1 से पहले 7 एग्जाम्पल थे। कल हमने 4 किए, आज 3 हमने कर लिए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। नदी जो चलती है ना, नदी या रोड, आगे हम क्या वो एक 80 मीटर चौड़ी रोड वाला क्वेश्चन है, तो नदी क्या होती है? ऐसे चलती। अब ऐसे चलती है ना, तो मैं अब ऐसे डायग्राम बनाऊंगा ऐसे। अब नदी ये है ना, आप समझना, सपोज दैट ये आपके सामने नदी है। अब ये नदी बह रही, तो पुल बनेगा इसके ऊपर ही तो बनेगा ना। आप समझे नहीं बात को? ये नदी बह रही है, सपोज दैट ये नदी बह रही है, तो नदी के ऊपर ही पुल बनेगा ताकि व्यक्ति यहाँ से इधर उतर सके, यहाँ से इधर उतर। अब नदी इधर बह रही, कोई पुल ऐसा थोड़ी बनाऊंगा, पागल थोड़ी वैसा, ऐसा इंजीनियरिंग थोड़ी होती। अब नदी यहाँ बह रही है तो पुल मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो पुल मैंने सपोज दैट यहाँ इसके ऊपर बनाना, अब नदी के बीचों बीच तो बना नहीं सकता, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ रोपा, एक सपोज दैट पिलर यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो इसके ऊपर से चलने के लिए यहाँ से ऐसे कुछ मैंने बना दिया। अब ये पुल है, सपोज दैट ये पुल है, तो इसके ऊपर से आप इधर से आ जाओगे, इधर उतर जाओगे, इधर से आओगे, इधर उतर, ताकि नदी ऐसे बह रही। अब मेन मुद्दा ये है साहब कि नदी यहाँ ऐसे बनाऊँ कैसे? यहाँ तो मैं बना नहीं सकता ना, पुल वगैरह बनाऊँ कैसे बताओ? वरना आपके सामने मैं किताब का चित्र बता देता हूँ, आपके सामने है किताब में, लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको? पक्की बात है ना? ठीक है, तो ये आपके सामने नदी वगैरह है, तो मैं इसको बना देता हूँ। अब मैं ऐसे नहीं बना सकता, मैं नदी जो बनाऊंगा ना, मैं नदी बनाऊंगा ऐसे। मेरे सामने नदी बनाने का ऑप्शन है। अब ये मेरी नदी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये नदी है। अब मेरे को इसको नदी बोलना ही पड़ेगा, बोलने में तो नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे को इसको नदी बोलना पड़ेगा। लाइन साइज थोड़ी सी टेढ़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइन तो सीधी करना अपने हाथ में है। हर चीज़ें डंडे से सीधी हो जाती है, आपको बताओ तो। और विद्यार्थी तो पक्का सीधा हो जाता है डंडे से, सही है ना? तो ये मैंने नदी बनाई, मैं इसको नदी बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पानी वगैरह कुछ ऐसे ऐसे, ये जल है, तो मैं इस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ सर? नदी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? नदी। ये नदी है, नदी मैं ऐसे बना नहीं सकता। ठीक है, अब ये नदी ऐसे बह रही है, तो पिलर जो ऐसे नदी जा रही है, तो पुल ऐसे ही तो बनेगा। पुल ऐसे बनेगा, तो पुल मैंने इसके ऊपर जस्ट ऊपर पुल बना दिया सपोज दैट। ठीक है, अब बनाने में तो वैसा पुल बनना चाहिए, लेकिन मैं इसके सामने ऊपर एक पुल बना रहा हूँ। मैंने ये बना दिया पुल। ठीक है जी साहब, तो मैं बना रहा हूँ इसके सामने ऊपर एक पुल। ये मैंने इसके ऊपर एक पुल बना दिया। ठीक है, अब नदी है, तो नदी के दो सम्मुख किनारे, एक सम्मुख किनारा नदी का ये हो गया, एक नदी का सम्मुख किनारा ये हो गया। नदी के सम्मुख किनारे मतलब आमने सामने किनारे। ठीक है, सम्मुख किनारे और पुल के ऊपर एक बिंदु ले लिया, पुल के ऊपर एक बिंदु। अब मैं सवाल पढ़ के बता रहा हूँ, समझना। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के एक पुल के एक बिंदु से, ये लो सा पुल के ऊपर एक बिंदु ले ही लिया हमने तो। ठीक है, ये पुल है, मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको ठीक रहेगा कि सर हाँ हमें बात पता लग गई है। ये आपका क्या है? पुल है, ये नदी है जो टोटल। ठीक है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, अब नदी अगर सपोज दैट ऐसे जा रही, ऐसे बह रही, तो सम्मुख का मतलब क्या होता है? एक किनारा इधर, एक किनारा ये नदी जा रही है, सपोज दैट ये नदी है सपोज दैट, तो ये एक किनारा और ये किधर, ये नदी के किनारे दोनों, सम्मुख किनारे, आमने सामने किनारे। तो नदी के दो किनारे हो गए ये बड़े, इन दोनों किनारों को नाम दे दो सर। इस किनारे को नाम दे दो बी और इस किनारे को नाम दे दो सी। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ओह सर ये कह रहा है कि इस बिंदु से मैं एक बार इसको देख रहा हूं, तो मैंने कहा देख ले भाई, ये ले। जैसे ही देखा तो ये क्षैतिज रेखा हुई, दृष्टि रेखा हुई, कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, ये लो सब। ये कह रहा है एक बार मैंने इसको भी देखा है, तो देखना तो ये लो सब, छूट है इसको देखने के लिए, तो हमने बनाया साहब की ये देख ले, देख लिया इसने इसको, तो यहां पर भी दिया क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा कुछ कोण बना रही। अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री, और तो ए से मैंने पहले बी को देखा, ये 30 डिग्री बन गया, ये क्या बन गया 45। एक बात बताऊं लाडलो, मेरे लालो लालियों, एक बात बताऊं,
आप 30 इधर बनाओ या इधर बनाओ, 45 इधर बनाओ इधर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ए से बी को देखा, फिर ए से सी को, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो क्रम से पहले 30 बोल दिया, फिर 45 बोल दिया, कोई समस्या है ही नहीं। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, इस किनारे से पुल की जो ऊंचाई है ना यहां तक, ये जो ऊंचाई इसने बोली है साहब, वो बोली है 3 मीटर। कितनी बोली है लाल और लालियों? 3 बोली है। तो जैसा इसने बोला है हम तो इसके अकॉर्डिंग कर जाएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर बिंदु और दे देते हैं, सी नाम दे दिया, तो इसको कौन सा बिंदु नाम दे दो? डी नाम दे दो। क्या नाम दे दो साहब? डी। और इस पुल की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो है साहब आपके पास 3 मीटर। क्या साहब मैं इसको 45 डिग्री बोल दूँ? क्या इसको मैं 30 डिग्री बोल दूँ? आप कहोगे सर कैसे? ये देखो जेड बन गया, ये देखो साहब जेड बन गया। क्या याद करना है? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये है, तो नदी की चौड़ाई में 2 बिंदु ले लो अलग अलग। तो एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक ले लो x, क्या ले लिया आपने? x। फिर एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक ले लो आप y, ठीक है। और नदी की टोटल जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी साहब x + y। क्या आपको प्रत्येक लाल और लाली को चित्र समझ में आया? किताब के बिना काम चलेगा नहीं, ये आपके एक क्षैतिज रेखा का काम कर रही है। चाहे इसको आप पुल बोल दो, चाहे इसको आप क्षैतिज रेखा पुल बोल दो, क्योंकि पुल भी तो चलने के लिए होता है, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। पहली बात तो बताओ क्या आपको चित्र समझ में आया नहीं? और यही चित्र बनेगा, नदी है ये पूरी, ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई x + y। इसका मतलब x ज्ञात करना और y ज्ञात करना, लास्ट के अंदर टोटल हम जोड़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं जो हमने मानी अभी, तो आप लिखेंगे माना, माना बी डी बराबर, बी से लेकर डी तक हमने क्या मान लिया? x मीटर, x मीटर। और सी डी या डी सी एक ही बात है, सी डी बोल दो इसको, और सी डी हमने मान लिया y मीटर। कितना मान लिया? y मीटर। आप लिखेंगे अतः, अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बी से लेकर सी तक टोटल है, तो नदी की चौड़ाई बी सी बराबर हो जाएगी x + y मीटर। क्या हो जाएगी साहब? x + y मीटर, ठीक है। और नदी से पुल की ऊंचाई, नदी से पुल की ऊंचाई जिसको आपने एडी नाम दिया है, एडी बराबर ये कितना हो जाएगा साहब? 3 मीटर। कितना हो जाएगा साहब? 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अवनमन कोण दे रखे हैं आपको, आप लिखेंगे अवनमन कोण बराबर, अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। तो लिखेंगे तो उन्नयन कोण बराबर, क्योंकि हमने तो अवनमन में किसको बदल दिया? इसको उन्नयन में, और अवनमन को हमेशा ही उन्नयन में ही बदलना है। तो उन्नयन कोण थीटा बराबर, उन्नयन कोण थीटा बराबर, ये वापस 30 के 30 हो जाएंगे, उन्नयन कोण हो जाएंगे 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। रीजन क्या होगा साहब? रीजन हो जाएगा साहब एकांतर कोण से। कौन सा रीजन हो जाएगा आपके पास? एकांतर कोण से। क्या प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बातें समझ में आ गई? चित्र समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। नदी ऐसे ही बनानी, पुल इसके ऊपर ऐसे ही बनाना, किताब की तरह मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे चूंकि 2 समकोण त्रिभुज है, लो और फटाफट काम कर दो। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, एक कौन सा समकोण त्रिभुज? अरे ये 90 डिग्री दोनों तरफ, क्या दिक्कत है? ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में कौन सा समकोण त्रिभुज? ए डी बी। पहले x निकाल दो फिर y निकाल दो, क्या दिक्कत है? ए डी बी में ये थीटा है, तो थीटा के सामने लंब है और ये आधार है। इसका आधार ज्ञात करना और लंब दे रखा, आधार ज्ञात करना, लंब दे रखा है। तो वैल्यू क्या बनी आपके पास? आधार बटा लंब। क्या बनी साहब? आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं
कि कोड थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। 30 आधार का मतलब बीडी भुजा, आधार का मतलब कौन सी भुजा है, बीडी। और लंब का भुजा कौन सी हो जाएगी, एडी। लंब वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, एडी। कोड 30 का मान होता है √3 बराबर बीडी का मतलब हो जाएगा x, एडी का मतलब हो जाएगा 3। वज्र गुणा करवा तो इसके नीचे 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करवाओगे x, 3 को इससे करवाओगे तो ये हो जाएगा 3√3 मीटर। ये आपके पास आ गया x का मान। ठीक है, तो साइड में यहां कर देता हूं एक लाइन बना के। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज x का मान है कि समकोण त्रिभुज ADC, समकोण त्रिभुज ADC में वही वापस थीटा के हिसाब से लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, तो वापस वही कंडीशंस बनानी। आधार बटा क्या बनाओगे आप लोग, आधार बटा आपके पास बनेगा लंब, और आधार बटा लंब वापस वही बात है कि क्या बनेगा साहब, कोड थीटा बनेगा। एक एक चीज लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए और वापस कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कोड 45 डिग्री, थीटा कितना बन गया 45। लंब वाली भुजा सॉरी आधार कौन सा है, CD। कौन सा है आधार, CD, और लंब हो गया आपके पास AD। कोड 45 का मान 1 होता है, CD का मतलब y हो जाएगा, AD का मतलब 3। इसके 1 है, 1 को y से गुणा करोगे y, और ये हो गया 3, तो y का मान आ गया आपके पास 3 मीटर। कितना आ गया सर, 3 मीटर। लेकिन हमें नदी की चौड़ाई निकालनी, तो आप लिखेंगे अतः, अतः नदी की चौड़ाई बराबर, अतः नदी की चौड़ाई कौन सी, BC है नदी की चौड़ाई टोटल, तो BC बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो मैं कह सकता हूं कि BC बराबर क्या हो जाएगा साहब, BC बराबर x का मान 3√3 है, तो x का मान 3√3, y का मान 3 है, तो ये लो सब 3। क्या दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, और पीछे आ जाएगा मीटर। क्या आ जाएगा साहब, मीटर। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी लाल और लाली को होगी नहीं, ये पक्की बात है, देख लो आप आराम से चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, बढ़िया तरीके से लिखो। मैंने किताब से ढंग का डायग्राम बनाया और एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाया, हर चीज़ आपके लिए लिखी। 2 समकोण त्रिभुज लेने थे, सिंपल सिंपल से काम करने थे, दोनों को जोड़ दिया, 3 कॉमन लिए, 3√3 प्लस 1 इस नदी की क्या है, फाइनल चौड़ाई। ठीक है, यही है। अतः लिख देना एक लाइन, अतः नदी की चौड़ाई 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 होगी। ये है साहब आपके सामने 7 एग्जाम्पल का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। क्लास तो आज भी है, जो 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए, 3 एग्जाम्पल जो 5, 6 और 7, ये भी 1 घंटे से ऊपर गई, 1 घंटे लगभग 10 मिनट के आसपास क्लास है, लेकिन हमने बढ़िया तरीके से काम किया। घास नहीं निकाला है कि हमने फटाफट काम कर दिया और मैंने कुछ चीज़ें बोली वो आपको समझ में नहीं है, एक एक चीज़ बारीकी से समझाई और बारीकी में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने 3-3 सवाल लेने का सोचा था। मेरे को पता था मैं 5 लूँगा, फटाफट समझाऊंगा, टाइम की वजह से मैं कहता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा क्लास बच्चे कौन देखेंगे, वरना कोई समस्या नहीं। 3 हो, लेकिन 3 हो गए मतलब समझ में आ जाने चाहिए इतने शानदार तरीके से। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशंस। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बढ़िया तरीके से करो और एक एक चीज़ आपको समझा दी गई। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। 9.1 को शुरू करेंगे कल। 9.1 के अंदर टोटल 15 सवाल है, तो 15 सवालों में 3-3 सवाल से शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से और एक एक कंसेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखो साहब आराम से देखो, आराम से, कोई समस्या नहीं, भागा दौड़ नहीं करने, भागा दौड़। अपना भाई आपके लिए लेके आ रहा है तो हर चीज़ बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, तो ये करो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो हर चीज़। अब तो ये तो सिंपल है, ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, नॉर्मल से कुछ। एक अभी इससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर जो 6 किया ना, वो शानदार चीज़ है, उसको आप 2 बार करना जरूर। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशंस। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो ले लो साहब, फिर मत कहना सर हमने मिटा दिया, कर दिया, क्लास खत्म कर दी, हमने कुछ सोचा ही नहीं। खड़ा हूँ मैं साइड में, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, जो भी आपको काम करना है कर लो।
ठीक है जी साहब। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशंस। हमने 2 क्लासों में 1 से लेकर 7 तक बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल कर लिए। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 9.1 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए कैसे डायग्राम बन रहे हैं कैसे नहीं। 15 सवालों में डायग्राम ही डायग्राम बनाने। फिर अगला चैप्टर 10वां आएगा, उसमें भी डायग्राम बनाना है। 11वां आएगा, उसमें भी डायग्राम बनाना है। 12वां आएगा, उसमें भी डायग्राम बनाना है। तो अब तो डायग्राम का खेल चलने वाला है, क्योंकि प्रश्नावली ऐसी। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।